हेलो एवरीवन, मैं सर शशांक। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल जेनेटिलिया के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखा था, आज हम देखेंगे इंटरनल जेनेटिलिया। देखिए, इंटरनल जेनेटिलिया की शुरुआत जो होती है वो होती है वेजाइना से। वेजाइना क्या है? वेजाइना एक तरीके का रिसेप्शन इसे माना जाता है। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिस को रिसीव करने का काम वेजाइना ही करती है। इवन ये एक ऐसा कैनाल भी है, एक ऐसा रास्ता भी है जो डिलीवरी के दौरान बेबी को एक्सपेल्ड आउट करने में बहुत ही अहम भूमिका अदा करता है और यहीं से बेबी एक्सपेल्ड आउट होता है। अगर वेजाइना को हम थोड़ा सा एनाटॉमिकल देखें या स्ट्रक्चर वाइज समझें तो वेजाइना एक ऐसा कैनाल है जो 10 सेंटीमीटर लगभग लंबा होता है। ठीक, 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेगी और इसमें हमारे पास 3 प्रकार की लेयर्स भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर? वेजाइना को जब हम आउटर एरिया से देखते हैं तो हमारे पास आती है एरियोलार टिश्यू की लेयर। वेजाइना की जो मिडिल लेयर होगी ये स्मूथ मसल्स की बनी होगी और ये जो इसका इंटरनल लेयर जो इसका होगा ये स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की होगी। क्यों? देखिए, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम जो रहता है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करता है इसके स्ट्रक्चर में। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से वेजाइना के भीतरी अंदर के स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे ट्रांसवर्स लाइन आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रुगे। ये जो ट्रांसवर्स लाइन रहती हैं, जो रुगे स्ट्रक्चर रहता है, खुरदुरापन रहता है, ये पेनिस को सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्टिमुलेट करता है कि जल्दी से जल्दी पेनिस का जो ग्लैंड्स होगा वो इसी रुगे की वजह से स्टिमुलेट होगा कि जल्दी से जल्दी स्पर्म जो हो वो बाहर की तरफ आ जाए। ठीक, एक चीज़ और, ये जो वेजाइना का इंटरनल एनवायरनमेंट होता है ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है और हम लोगों ने प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस किया था जब हम मेल का लेक्चर देख रहे थे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, कि उसमें एक ग्लैंड थी बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि स्पर्म को अल्कालाइन नेचर का बना रही थी। ठीक, तो वेजाइना में हमारे पास एक बैक्टीरिया पाया जाएगा जिसे हम कहेंगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये क्या करेगा? ये इसकी पीएच वैल्यू को, मतलब इसको एसिडिक रखता है, जिसकी पीएच वैल्यू आप बहुत जगह 4.9 भी देखेंगे, बहुत जगह 3.5 भी देखेंगे। तो मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक एरिया रहेगा। इसके बाद जैसे ही हम अंदर की तरफ चलेंगे हमारे पास आ जाएगा यूटरस। यूटरस क्या है? देखिए, थोड़ा सा इसको एनाटॉमिकल हम समझ लेते हैं। यूटरस एक ऐसा ऑर्गन है जो लगभग 30 से 40 ग्राम वजन का होता है। 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है। 5 सेंटीमीटर ये चौड़ा रहेगा और 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस रहती है। ठीक, अब यूट्रस को लेयर वाइज भी देख लीजिए। देखिए, यूट्रस में हमारे पास 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। एक होता है पेरीमेट्रियम, एक होता है मायोमेट्रियम और एक होता है एंडोमेट्रियम। ठीक, पेरीमेट्रियम में हमारे पास अगेन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू प्लस एरियोलार टिश्यू पाए जाएंगे। अगर आपको टिश्यू में कोई भी समस्या हो रही है तो उसके लिए परेशान मत होइए, टिश्यू के लिए एक स्पेशल लेक्चर लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमेट्रियम में स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एरियोलार टिश्यू आएगा। दूसरी होती है हमारी मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है। ये स्मूथ मसल्स फाइबर्स की बनी होती है और ये मायोमेट्रियम बेबी की डिलीवरी के दौरान बहुत ही अहम रोल प्ले करती है क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी ये यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो इसी मायोमेट्रियम की वजह से कर पाता है। लास्ट स्ट्रक्चर आता है हमारा, लास्ट लेयर हमारी आती है एंडोमेट्रियम। देखिए, एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम एक ऐसी लेयर है जो खुद में 2 लेयर को समाये हुए रखती है। कौन कौन सी लेयर? आउटर जो एंडोमेट्रियम में हमारे पास जो सबसे पहली लेयर होगी वो होगी स्ट्रैटम बेसिलिस, या इसे बेसल लेयर भी कहते हैं, और दूसरी होती है स्ट्रैटम फंक्शनलिस जिसे हम फंक्शनल लेयर भी कहते हैं। ये बेसल लेयर एंडोमेट्रियम से, ये जो बेसल लेयर चिपकी हुई रहती है ये इस फंक्शनल लेयर को होल्ड करके रखती है और ये फंक्शनल लेयर को हम टेम्पररी लेयर भी कहते हैं और बेसल लेयर जो होती है ये परमानेंट लेयर होती है। ठीक, इसको आपने देख लिया। एक चीज़ और देख लें, ये जो पूरा आप यूट्रस देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा पार्ट को भी आप समझ लीजिए कि देखिए, यूट्रस में हमारे पास 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है हमारा फंडस, जो ऊपरी पार्ट आप देख रहे हैं ये फंडस है। बीच वाला हमारा बॉडी ऑफ द यूट्रस है और ये है हमारा सर्विक्स। ये जो शब्द आप देख रहे हैं सर्विक्स, इसके सिर्फ CERVI यानी कि सर्वाई शब्द को आप देखें तो ये हमेशा नेक को ही दर्शाता है। जैसे ये यहाँ पे हमारे पास वर्टिब्रा होती है जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो ये एरिया हमारा नेक का है। उसी प्रकार से ये सर्विक्स भी जो है ये नेक को दर्शाती है। कौन कौन से पार्ट हैं यूट्रस में? फंडस ऑफ द यूट्रस, बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स। ठीक, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो पूरा यूट्रस का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ पाउच भी क्रिएट करता है। कैसे पाउच क्रिएट करेगा? पाउच जो होता है इसे हम कहते हैं पाउच ऑफ डॉगलस। ठीक, पाउच ऑफ डॉगलस क्या है?
वैसे तो ये अगर ये मेजरली इसको हम मेल और फीमेल में पढ़ते हैं कि रेक्टो वेजाइनल जो है वो फीमेल में है और रेक्टो वेसाइकल जो है वो मेल में है, लेकिन अभी फीमेल हम देख रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पाउच बढ़ जाता है। जैसे इस पाउच में आप देखिए सबसे पहले आता है वेसिको यूट्राइन। वेसिको यूट्राइन क्या है? ये एक ऐसा पाउच होगा जो कि आपका यूरिनरी ब्लैडर, जैसे आप ये देखिए, ये मान के चलिए कि ये हमारा सैक्रम है, सैक्रम के बाद हमारे पास ऐसे यूट्रस है, तो इस सैक्रम और इस यूट्रस के बीच में हमारे पास रेक्टम वाला स्ट्रक्चर आता है, ठीक, तो उसे हम कहते हैं रेक्टो यूट्राइन पाउच। और सपोज करिए ये सैक्रम है, फिर आएगा रेक्टो यूट्राइन पाउच, उसके बाद हमारा यूरिनरी ब्लैडर आएगा, यूट्रस आएगा, यूट्रस के बाद हमारे पास आता है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के बीच में जो एरिया पाया जाएगा, जो पाउच, जो जगह पाई जाएगी, उसे हम कहते हैं वेसिको यूट्राइन पाउच। ठीक, इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आप देखिए कि इस यूट्रस के बाद हमारे पास ये साइड में भी कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब, या आप इसको फैलोपियन ट्यूब नाम भी आपको कई जगह दिखेगा। ठीक, ये जो पूरा ट्यूब है ये लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, इस ट्यूब में भी हमारे पास 3 प्रकार की लेयर हैं। कौन कौन सी लेयर है? जो आउटर लेयर है वो हमारी पेरिटोनियम कहलाती है। आउटर लेयर जो है वो पेरिटोनियम की है। मिडिल लेयर जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है, और जो इंटरनल लेयर आप देख रहे हैं ये म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। और इस इंटरनल लेयर में हमारे पास सीलिएटेड स्ट्रक्चर होगा। सीलिएटेड मतलब बाल वाला रेशेदार स्ट्रक्चर होगा। ये रेशेदार स्ट्रक्चर बने हुए ओवा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। ये सिर्फ ऐसे ही हम सिंपली इसको यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब नहीं कह सकते हैं। देखिए, यूट्रस से सबसे पास जो, जैसे यूट्राइन ट्यूब शुरू होगा, सबसे पास जो होगा वो होगा इस्थमस। ठीक, इस्थमस के बाद हमारे पास होगा एम्पुला। एम्पुला के बाद हमारे पास होगा इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम उसके बाद जब ये जो यूट्राइन ट्यूब का जो एंड वाला पोर्शन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। क्या कहते हैं? फिम्ब्रे। ये फिंगर लेग प्रोजेक्शन जैसा होता है, इसे हम कहते हैं फिम्ब्रे। ये स्ट्रक्चर हमारा जो है ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इस पूरे यूट्राइन ट्यूब को ऐसे भी समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये हमारी पूरी यूट्राइन कैविटी है, तो यूट्राइन कैविटी में सबसे पहले जो आएगा वो हमारा आएगा, आप ऐसे करके नापे तो आप देखेंगे सबसे पहले आएगा इस्थमस। इस्थमस के बाद क्या आने वाला है? एम्पुला। एम्पुला के बाद क्या आएगा? इन्फंडिबुलम। आप ऐसे देखें, यहाँ पे इन्फंडिबुलम आए, इन्फंडिबुलम ये वाला स्ट्रक्चर हमारा इन्फंडिबुलम है, और इसके आगे ये जो आप फिंगर्स देख रहे हैं इसे हम फिम्बरे मान लेते हैं कि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब उंगली की जैसा दिखता है। ठीक, इसके बाद आप देखें कि ये हमारा ओवरी का स्ट्रक्चर है। देखिए, ओवरी के बारे में अभी हम जस्ट एनाटॉमी डिस्कस कर रहे हैं, फिजियोलॉजी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन नहीं डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरी जो है ये oogenesis में हम इन डिटेल इसको पढ़ेंगे। अभी जस्ट आप थोड़ा थोड़ा समझिए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। ओवरी में क्या है? देखिए, ओवरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लगभग 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। 2 सेंटीमीटर ये इसकी वाइडनेस होगी, यानी कि विड्थ होगी, थोड़ा चौड़ा होगा, और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस यानी कि मोटाई होती है। ठीक, पूरा जो oogenesis का प्रोसेस है, यानी कि जो ओवा बनने का जो पूरा प्रोसेस चलता है वो इसी ओवरी में चलता है। इसे फीमेल की सेक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। जिस प्रकार से मेल में सेक्स ग्लैंड टेस्टिस है, उसी प्रकार से फीमेल में सेक्स ग्लैंड जो होती है इन्हें ओवरी कहते हैं। ये oogenesis का काम करती हैं, यानी कि ओवा का काम करती हैं तब तक जब तक मेनोपॉज ना हो जाए। मेनोपॉज क्या है? कि मेंस्ट्रुएशन का बंद हो जाना। ठीक, तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर। अब देखिए, ओवरी के बाद एक पाइपलाइन और है जिसे हमने लिखा है ओवेरियन लिगामेंट। लिगामेंट क्या होता है? देखिए, लिगामेंट के बारे में अगर आप चाहते हैं तो हम एक लेक्चर ले लेंगे लिगामेंट के बारे में कि लिगामेंट क्या होता है, क्योंकि सिर्फ ओवेरियन लिगामेंट ही नहीं, इसमें बहुत सारे लिगामेंट आते हैं। लिगामेंट एक ऐसा एक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो अक्सर 2 बोन्स को जोड़ने में हेल्प करता है या होल्ड करने में हेल्प करता है। उसी प्रकार से ये जो लिगामेंट्स होते हैं ये भी यूट्रस और इस पूरे स्ट्रक्चर को होल्ड करने में हेल्प करते हैं। लिहाजा एक ही लिगामेंट नहीं है, बहुत सारे लिगामेंट हैं। ठीक, इतना आपने देख लिया। अब एक चीज़ और, ओव्यूलेशन के दौरान, यानी कि जब ओव्यूलेशन क्या होता है, ओवरी से निकलता है, जैसे ही ओवा मैच्योर्ड ओवा जैसे ही ओवरी से निकलता है तो ये अंदर की तरफ बढ़ता है, उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ठीक, उस ओव्यूलेशन के दौरान मेंस्ट्रुएशन पीरियड के मिड टाइम में जो पेन होता है, उस पेन को हम कहते हैं मिटेल्स मर्ज।
मिटल स्मर्श क्या है? मिटल का मतलब होता है मिडिल और स्मर्श का मतलब होता है पेन। ये कई बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये टर्म आया हुआ है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मिटल स्मर्श का मतलब होता है मेंस्ट्रुएशन के जस्ट मिड पीरियड, जो पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहती है इसमें जो मिड पीरियड रहता है, जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि ओवा जब ओवरी को छोड़ करके बाहर की तरफ निकलता है, तो हम उस दौरान फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे हम कहते हैं मिटल स्मर्श। ठीक, आई होप आपको इतना लेक्चर समझ में आ गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे oogenesis के बारे में, जिसमें हम इस ओवरी को थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि पूरा ये प्रोसेस oogenesis का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।